औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे रवा हफ्ते की सूरत हाल दोनों एम्बेसियों की, और इसके साथ साथ हम हज के मतलब भी बात करेंगे और कुछ नई अपडेट्स भी आपको देंगे और शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस में किए थे। तो वीडियो के शुरू में ही आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन भाइयों की डेट्स चेंज हो गई हैं वो लाजमी बताएं। जिन भाइयों का वीज़ा लगा है वो तो 100% बताएं। देखें, आपका वीज़ा लगा है तो आपकी वजह से किसी और की रहनुमाई भी होती है, तो मेरी गुजारिश यही है कि आप थोड़ा सा कमेंट कुछ इस तरह लिख दिया करें जिनका वीज़ा लगा है। एक, आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिशन लिख दिया करें, डेट चेंज की डेट लिख दिया करें, और अपनी कैटेगरी मेंशन कर दिया करें। ये तीन चीज़ें देखें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आप लाजमी आप मेंशन कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आप तक जो भी अपडेट्स हैं वो सऊदी अरब के मुतालिक पहुंचती रहे। बहुत क्रूशल कुछ अपडेट्स आपको देनी है और हज के बारे में भी आपको बताना है और कमेंट्स भी शामिल करने हैं। शुरू करते हैं एम्बेसी की जो रवा हफ्ते की सूरत हाल है उसके मुतालिक के जनाब। जो एम्बेसी की सूरत हाल है वो जारी है, कराची एम्बेसी में भी और इस्लामाबाद एम्बेसी में भी। जो पासपोर्ट का कोटा वो 40 का रहा है, पहले 20 का था फिर 40 का हुआ है। काफ़ी भाई जिनके मेडिकल एक्सपायर थे उसमें थोड़ी सी उनको लीनियंसी भी दी गई है, यानी कि थोड़ी नरमी भी दी गई है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि उनके वीज़े भी लगना शुरू हुए हैं। तो अब वीज़े जिनके लगे हैं वो लाजमी बताएं। इसके बरक्स अगर हम इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर लें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जो वीज़े लगने का अमल है वो आपको बताया कि जैसे ही पासपोर्ट जमा होता है शाम को भी वीज़ा लग जाता है, या 1-2 दिन में वीज़ा लग जाता है। अब जिन भाइयों के डॉक्यूमेंटेशन इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा है, जिनके एजेंट्स उनको कह रहे हैं कि जी हमने एम्बेसी में जमा करवा दी हैं, तो देखें वो ज़रा थोड़ा ध्यान करें। अब इधर क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं कि एक भाई जो है ना वो कमेंट करता है कि जी 2 महीने हो गए हैं मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, और आज मुझे एजेंट ने कहा है कि आपके फिंगरप्रिंट का मसला आ गया है और आप दोबारा फिंगर करवा के भेजें और मेरा मेडिकल एक्सपायर है। अब जिनके इस लिहाज से कमेंट्स हैं, पहली बात ये मेरे भाई कि ऐसा 2 महीने में कुछ नहीं होता। उसने जमा ही आपके उस डेट को करवाए है ना, उसने आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है मेरे भाई वो जमा ही तकरीबन समझ लें कि 20 दिन 22 दिन पहले जमा हुई होगी। वो 2 महीने वाला सिस्टम चक्कर ही कोई नहीं है, वो एजेंट्स मैनिपुलेशंस हैं। आप अपने एजेंटों के पीछे हो जाएं, ये चीज़ नहीं है कि आप वो डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रख लेता है। देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। अब हम अगर बात करेंगे और बड़े सख्त अल्फाज में ये बात की जाएगी कि एजेंट हजरात थोड़ा सा ख्याल करें, आप जो डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखते हैं ना मेहरबानी करें उसको भेज दिया करें। अब एक बेचारे भाई का 20-20 22-22 दिन बाद, आप मेडिकल पहले क्यों करवाते हैं? 20-20 22-22 दिन बाद भेजने की मुझे समझ नहीं आती, क्या तुक है? अगले दिन ही भेजें आप उसका मेडिकल ही क्यों करवाते हैं? जब एक भाई बेचारे का वो ही नहीं आया, कदम अली नहीं आया, आप मेडिकल क्यों करवाते हैं? जब हम इस पे बात करेंगे तो कहते हैं चक्कर और होते हैं। देखें, ये चक्कर और नहीं होते। ये जो मेडिकल है ना सर, ये आप अपने एजेंट से कहेंगे ये तभी करवाए जब आपका एग्रीमेंट लेटर आ चुका है। जब नहीं आया एग्रीमेंट लेटर तो फिर ये इशू है ना सर कि एग्रीमेंट लेटर जो है वो नहीं आया, और एग्रीमेंट लेटर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग है उसमें देर लगेगी। तो ये था आपको एम्बेसियों के मुतालिक, और ये उन भाइयों के मुतालिक कि जिन्होंने सर ये किया है कि उनके 2-2 महीने बाद जाके फिंगर के ऑब्जेक्शन लगे हैं कि जनाब आपके फिंगरप्रिंट का इशू है, मेडिकल एक्सपायर हो गया है। तो ये खांचा सिस्टम की तरफ चीज़ों को मत लेके जाएं, जो चीज़ है वो चले। आप कहते हैं जो 1.5 लाख बरकरार है, और भाई आप तो डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी भेजें ना, आपको उससे क्या ताल्लुक है कि 100 150 पासपोर्ट आप लोगों ने अपने पास रखा होता है और वो एम्बेसी में नहीं जाता। मेरे ख्याल में प्रॉपर चैनल ये होना चाहिए, ये एजेंट सिस्टम, ये चक्करबाजी ये ख़त्म होनी चाहिए। एम्बेसियों से भी यही गुजारिश है और ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से भी यही गुजारिश है कि ये एजेंट सिस्टम ये बंद हो। वीज़ा सिस्टम देखें आप, अब एक बेचारा भाई उसने रोज़गार लेना हो वो फिर इन्हीं चक्करों में पड़ जाता है, वीज़े निकलते हैं उसे पता नहीं होता। ये एक इतना प्लेटफॉर्म हो कि पता हो कि जी इतनी कंपनी में ऐसे वीज़े आ रहे हैं और ये आप तक पहुँचे, और एक आम आदमी ही इस प्रोसेस को लेकर चले, यानी कि वो खुद ही अपना मेडिकल करवाए, खुद ही टोकन निकलवाए, सारा कुछ खुद करे। मगर जब हम देखते हैं कि जनाब ये जो थर्ड पार्टियां बीच में आ जाती हैं ये फिर मसला करती हैं, और थर्ड पार्टी की भी थर्ड पार्टी होती है। एजेंट ने अगली कंपनी से अगली कंपनी के वीज़े पकड़े होते हैं, वो जब वहाँ एग्रीमेंट लेटर आएगा तो आप तक कितने बार पहुँचेगा? देखें, आपकी सरदर्दी ये नहीं है कि सिर्फ आपने डॉक्यूमेंटेशन एजेंट को करा के भेज दी है और वो आगे नहीं भेज रहा। आप उससे कन्फर्म करें कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, अगर जमा है तो 3 से 5 दिन में मुझे ये अंडर वर्किंग चाहिए। आपको भी पता है कि अब जो अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है, मार्च के वीज़े लगना शुरू हो गए हैं। अब कई भाइयों के फेब के पड़े हैं, कई भाइयों के रमज़ान शुरू से पड़े हैं, तो वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाएं
एजेंट्स के पीछे कि भाई आपका सिस्टम करे। अगर उसने कह दिया ना, एजेंट ने कह दिया ना कि मैंने जमा करा दिए हैं, आप उसे कहें भाई मेरे 3 से 5 दिन में डॉक्यूमेंट्स अंडर वर्किंग क्यों नहीं आए, वो कहेगा जी एम्बेसी में रश है। तो कहें जी एम्बेसी में रश है तो फिर आप सीधी बात करें ना, आपने जमा करवा दिए 3 से 5 दिन मजीद वेट करें। फिर आप वीडियोस देखें, मेरी नहीं सिर्फ और भाई भी मौजूद हैं जो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को गाइड कर रहे थे कि हमारे पास तो सऊदी की इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है हमने, फिर हमें थोड़ी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करते हैं। कई भाई और भी मौजूद हैं, ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप फिर ये देखें ना, आप कमेंट्स पढ़े लोगों के कि देखें कि किस किस डेट के वीज़े लग रहे हैं। अब मेरी जो जिनके वीज़े लगे हैं उनसे क्यों गुजारिशात होती हैं, वो आप लोगों के लिए ही सारी गुजारिशात होती हैं, वो मेरी आप लोगों के लिए गुजारिशात होती हैं ताकि आपको पता लगे कि कितनी डेट वालों के वीज़े लग रहे हैं और किसके किस हिसाब से वीज़े लग रहे हैं। तो ये अगर आप कमेंट्स में पढ़ते हैं ना कि आपकी डेट के मुताबिक एक बंदे का वीज़ा लग गया है और बराबर आपकी डेट थी, तो भाई आप एजेंट से कंसर्न हो गए भाई मेरा क्यों नहीं लगा, ठीक है, वो जाके एम्बेसी पता करवाए, इनके कनेक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है। और दूसरी बात कि पासपोर्ट एम्बेसी से वापस नहीं आता सर, पासपोर्ट 3 दिन में या उसी दिन ही वापस एजेंट के पास आ जाता है। और ये सारा प्रोसेस इस तरह ही चलता है प्रोटेक्टर का आगे, वो आपका प्रोटेक्टर पेपर देता है, फिर ये चलता है। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि प्रोटेक्टर करवाने का क्या तरीका है, और मेरा प्रोटेक्टर एजेंट कह रहा है कि जी इस्लामाबाद से स्टिकर लगेगा और मुझे लाहौर से करवा रहे हैं। देखिए एजेंट की कोशिश होती है कि वो जो आपका प्रोसेस है ना वो नियर टू सिटी करवा दे। वो जब आप करवाते हैं ना, फिर आप उस डॉक्यूमेंट्स की जो फिंगरप्रिंट आपने करवा लिया होता है ना, आप उसको व्हाट्सएप भेजते हैं और वो तकरीबन 1 दिन लगाता है तो आपका वो स्टिकर लग जाता है। फिर आपको अगले दिन जो है वो TCS, आपका पासपोर्ट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ वो करवा देता है। ये था उस भाई का कमेंट। तो अब बात कर लेंगे हज 2025 के मतलब। हज 2025 में देखें गिरफ्तारियां बहुत की हैं इन्होंने। एक जो फेक हज तशरीह बना रहे थे उनको भी पकड़ा है, ठीक है, और कई अफराद और कई नेटवर्क जो है वो गवर्नमेंट इस सऊदीया चाह रही है कि पकड़े। फिर उसके बाद आप लोग भी थोड़ा सा खबरदार रहें, ये हज तशरीह जो है वो फेक बहुत बन रही है, ये थोड़ा सा आप चीज़ों को देखें, कलेक्ट करें, उसके बाद ही फिर आप इसमें आएँ। तो अब कई भाई जाहिर बात है लुटे होंगे इन लोगों के हाथों। और उसके बाद 23 अप्रैल डेडलाइन है मक्का मुकरमा में दाखिल होने की, विदाउट परमिट, विदाउट हज तशरीह आप मक्का मुकरमा दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप मक्का मुकरमा में दाखिल हो गए तो जनाब ये आप लोगों के लिए मसला है, और अब जुर्माना भी होगा। फिर उसके बाद 24 घंटे जो आपके साथ प्रोसेस होगा वो भी आप फेस करेंगे। अब एक ने कमेंट किया था कि उनके बेटे का जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है। अब मुझे तो उस कमेंट की समझ नहीं आई थी कि वो एक्सपायर क्यों हो गया। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो मैंने उनको कमेंट किया है कि आप जल्द से जल्द जवाज़ात जाएँ, इससे पहले कि अगर आप इसको प्रोसेस को करवाएं तो आपको जुर्माना लगे। तो एक्सटेंशन में भी आपको पता है कि 3000 से 4000 रियाल लगता है। तो बेहतर ये है कि आप जवाज़ात जाएँ और वहाँ पर जाके सारे प्रोसेस को देखें, उसके बाद फिर आप है। और एक जो री एंट्री और एग्जिट का इशू आया हुआ है उसमें भी बड़ा मसला है कि जनाब वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब जिनका एक्सटेंड नहीं ना हो रहा उनको जारी बात है ये छोड़ना पड़ेगा या फिर भारी जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। ये तरीका है, क्योंकि हज की वजह से ये प्रोसेस सारा स्लो है, बंद है। और ये विजिट वीज़ा, फैमिली, बिजनेस, ये सारे वीज़े बंद हैं। ये थी सऊदी अरब के मुतालिक आप से सारी बात। अब हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ में किए थे। लंबी है वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप इसका जवाब मैंने दिया होता है, बाद में वही कमेंट दोबारा आया होता है और फिर वो वही नए सिरे से सारा शुरू करना पड़ता है। तो पहले आप कमेंट सुन लें। हुसनैन पूछते हैं कि जब एम्बेसी में पासपोर्ट जमा होता है तो कोई रसीद वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। और ये पूछना था कि इनका फोक लिफ्टर का वर्क वीज़ा निकला है, 6 अप्रैल को एक्सपायरी थी मेडिकल की और नेवटेक नहीं हुआ। एजेंट बोल रहा है कि नेवटेक भी लगवा दूंगा, ये वीज़ा लग जाएगा कि नहीं। पहली बात यह है कि जनाब आपका मेडिकल हो चुका है एक्सपायर और नेवटेक का आपने दिया हुआ है खर्चा। तो इसका मतलब आपसे बात यही है कि जनाब ये जो VIP सिस्टम है ना, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको रिकॉर्ड करवाया था और यही कहा था कि जनाब इसका कोई पता नहीं होता, ये एजेंट का सरदर्दी है। कल का करार आपको एजेंट कह दीजिए वो नहीं लगा जी, ऑब्जेक्शन लग गया, फिर ये इस तरह होता है इसमें। तो ये मुझे उम्मीद है कि अगर उसने कहा है तो लग जाएगा। बाकी 6 अप्रैल को मेडिकल एक्सपायर हो गया तो आपने करवाया कब था, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो पासपोर्ट है ये कब जमा हुआ था। अब आपने कमेंट किया कि पासपोर्ट एम्बेसी जमा होता है तो उस पर कोई रसीद मिलती है या नहीं। देखिए कोई रसीद नहीं मिलती। आपके पासपोर्ट के बाहर जब आपको मिलेगा ना 2 स्टिकर लगे होंगे। एक स्टिकर आप के पासपोर्ट पे लगा होगा जनाब आपकी कंपनी का, जो जिसके थ्रू आपने प्रोसेस करवाया है एजेंसी का। दूसरा स्टिकर लगा होगा उस ड्रॉप बॉक्स का, जिस ड्रॉप बॉक्स के थ्रू ये गया है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस, अब जिनके पासपोर्ट बाहर नहीं ना आते मेरे भाई, वो भी कंसर्न हो, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स लेके जाता है वही ड्रॉप बॉक्स बाहर लेके आ रहा होता है ना, तो ऊपर नंबर ही लगी होती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा इस पर कंसर्न हो, वो अपने पासपोर्ट जो है वो एजेंट से कहें कि वो आपके वापस मंगवाएं।
سید تدبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا کچھ ایف آئی آر کے متعلق، تو انہوں نے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ سب کچھ اوکے ہے لیکن ایمبیسی پاسپورٹ پڑا ہے. تو میرے بھائی ایمبیسی پاسپورٹ پڑا ہے، ابھی آپ نے جمع کروایا ہے، تو سر یہ تھوڑا سا ویٹ کریں، 1 مہینہ سوا مہینہ لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایجنٹ نے بھیج دیا ہوگا نو ڈاؤٹ، لیکن 3 سے 5 دن میں آنا چاہیے تھا. رش کی وجہ سے سارا پروسیس ہے. تو اتنا ٹائم یہ ہے کہ 4 ہفتے کم سے کم ایک عام بندہ ویٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایجنٹ جھوٹ بولتا ہوتا ہے کہ میں نے بھجوا دیا ہے، بھجوا بھی دیا ہوگا نو ڈاؤٹ، لیکن رش کی وجہ سے آپ لوگ 4 ہفتے کم سے کم ویٹ کر لیا کریں، 3 سے 4 ہفتے. پھر اس کے بعد یہ آپ کا پروسیس جو ہے نا وہ سارا اس کو دیکھیں گے، پروٹیکٹر ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ لگ جائے گا ویزا، پرابلم نہیں ہے. کہتے ہیں فارماسسٹ ہیں اور انہوں نے کلچر، میڈیکل، بایو میٹرک سب کروا لیا ہے، امپلائر نے سب ڈاکومنٹیشن بھیج دی ہیں، پر پاسپورٹ جب پیسٹنگ کے لیے گیا ہے تو ان ایلیجیبل لکھ کے واپس کر دیا ہے. اب ایجنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کائنڈلی گائیڈ می تھرو دس. اور انہوں نے کہا ہے کہ فارمیسی کونسل کا لائسنس بھی ہے، سعودیہ میں رجسٹرڈ بھی ہیں، ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں، ٹیسٹ بھی کلیئر ہے. دیکھیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ڈاکومنٹیشن جو آپ نے ایجنٹ کو بھیجی تھی اس میں فارمیسی کا وہ لائسنس وغیرہ بھیجا ہے کہ نہیں. اس ایجنٹ سے پوچھیں کہ اس نے کیا آپ کو فارمیسی کا جو آپ کا لائسنس تھا وہ بھیجا ہے یا نہیں. دوسرے نمبر پہ ان ایلیجیبل لکھ دیا گیا ہے، کیا پتہ ہے اس کمپنی نے وہ رجسٹریشن لی ہی نہ ہو فارمیسی کونسلز کی جو ایک سعودی عرب میں چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے. وہ دونوں سائڈ سے چیک کرتے ہیں. سر ہم بھی ویزے پہ آئے ہیں، تو اب آپ دیکھیں نا اس میں دونوں سائڈ سے چیک ہوتا ہے. منسٹری آف لیبر الگ چیک کرتی ہے، آپ کی ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تب بھی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے سارے پروسیس کو دیکھ کے آپ کو ایلیجیبل کہا ہوگا. ہاں اگر آپ کا اپنی کمپنی سے رابطہ ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ویزا لیا ہے یہ آپ نے خود انٹرویو دے کے اس کمپنی سے لیا ہے یا بیچ میں تھرڈ پارٹی ہے؟ اگر تو تھرڈ پارٹی ہے تو پھر میرا شاید شک یہ درست ہے. میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ شاید وہ بیچ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ کو انیلیجیبل کر دیا گیا ہے، یا آپ نے خود کسی سے رابطہ کیا ہے تو اس میں پروسیس ہے. اگر یہ آپ نے انٹرویو خود دیا ہے اس کمپنی کے اندر، جو کمپنی آپ فارمیسی کی ہے، اگر اس میں انٹرویو آپ نے خود دیا ہے اور آپ نے اپنا وکالہ جو ہے وہ آپ کو ایجنٹ نے بھیجا ہے اور اوپر ویزا ٹائپ میں جو چیز لکھی ہے، جو ورک آپ کا لکھا ہے وہ لیٹ کر رہا ہے یا نہیں، یہ چیزیں آپ 2-4 کنفرم کریں. ایک پراپر اس طرح کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. لیکن اگر تو تھرڈ پارٹی ہے پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو انیلیجیبل کر دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے پاس اس چیز کی رجسٹریشن نہ ہو جو آپ کے پاس ہے. تو یہ تھوڑا سا پروسیس اس طرح آ جاتا ہے. جو پڑھے لکھے افراد ہیں نا جن کے ویزے اس طرح لگتے ہیں ان کو بہت کنسرن ہونا پڑتا ہے. جو کمنٹس رہ گئے ہیں وہ اس کے نیچے، اس ویڈیو کے نیچے لازمی کمنٹ کریں. دیکھیں میکسیمم آپ لوگ سپورٹ کریں، اس چیز کا آپ کو ہی فائدہ ہے. اور بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا کہ میرا چینل اس وقت الحمدللہ مونیٹائزڈ ہو چکا ہے اور پروگریس اس پہ جاری ہے. انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ رہی تو ہم لوگ اس کو مزید آگے تک لے کے جائیں گے. اور اس چینل کو بنانے کا مقصد اور اباؤٹ سیکشن میں سارا کچھ لکھا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جتنے سعودی بھائیوں کے مسئلے ہیں یہاں پر اس کو اگر ہم فائنینشلی طور پہ بھی سالو کرنا اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. بیسک تو ہمارا مقصد یہی ہے کیونکہ جو سعودی بھائیوں کا مسئلہ ہے وہ ہم لوگ ان کی ضرور یہاں پر ہیلپ کریں ہر طریقے سے. ٹھیک ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے آپ کے لیے کہ یہ آپ کو ہی اس چیز کا فائدہ، دیکھیں آپ کسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ کر سکتے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے بھی پاکستان میں رہ کے آپ نے ایک ویڈیو، آپ کی بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ ایک ہماری پراپر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس میں اپنی میکسیمم آپ جتنا حصہ ہے وہ آپ ڈال رہے ہیں. جتنے بھی ویوز ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت خوش ہیں ہم کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پراپر دیکھتے ہیں اور کوئی اس میں ایفیکٹس نہیں لگاتے، کوئی میوزک نہیں لگاتے، کوئی وہ بیچ میں پکچر ان پکچر نہیں ہوتی جو گرافکس ڈیزائننگ یا ایفیکٹس لگتے ہیں، ان کی ہمیں جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حامی و ناصر.